चुनाव आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और देश के आज तक के तमाम जो बड़े रिपोर्टर्स हैं वो आप सभी के सामने हाजिर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हर मुद्दों पर बातचीत होगी खुलकर। चलिए करते हैं शुरुआत और तारुफ के साथ सत्येंद्र चौहान आपको सबसे पहले नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बिहार पटना से रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से कुणाल जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल से सुरागनी रॉय आपको नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से नेशनल की अगर बात कर लें तो राजधानी दिल्ली में मौजूदगी है संजय शर्मा जी। संजय जी आप ही के साथ कर देते हैं श्री गणेश, क्योंकि आज कई बड़ी खबरें हैं राष्ट्रीय स्तर पर। एक तो जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग कल ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, तो इसको लेकर सबसे पहले दर्शकों को थोड़ा अपडेट कर दीजिए, जानकारी पहुंचा दीजिए। निर्वाचन आयोग इधर के कुछ सालों में ही ऐसा तय हुआ है। उससे पहले तो हम जब शुरू में इलेक्शन कमीशन कवर करते थे तो इलेक्शन के का ऐलान निर्वाचन आयोग के का जो मुख्यालय है निर्वाचन सदन, उसकी चौथी मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम में होता था। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से विज्ञान भवन में हो रहा है और छोटे चुनाव हो, एक आधे विधानसभा के हो तो रंग भवन में होता है। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा रुकना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि कहीं से आवाज आ रही है और सबके बीच आ रही है, तो जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है शायद उसको पॉज कर लिया जाए। रोहित, मुझे लग रहा शायद आपके यहाँ से आवाज आप चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है जी संजय जी। हाँ, तो उसमें मैं कह रहा हूं कि निर्वाचन सदन में पहले तो चुनाव का ऐलान होता था, लेकिन अब बड़े चुनाव का ऐलान और खास तौर से लोकसभा चुनाव का ऐलान पिछले 3-4 बार से हम देख रहे हैं कि विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में यानी मुख्य हॉल में होता है। तो इसमें 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर तीनों आयुक्त बैठ जाते हैं तो लगभग 3:45 बजे या 3:40 बजे चुनाव की तारीखों का, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब वो चरण होंगे और मतगणना कब होगी, ये सारी चीजों का पता चल जाएगा। क्योंकि आसार तो शुरुआत वही में होगा, 7 चरण आसार यही होगा, इससे कम तो होगा आसार यही है। बढ़ भी जाए। एक चरण कम हो सकता है, ज्यादा होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछली बार आयोग की बड़ी आलोचना हुई थी कि इतने ज्यादा चरण में, और जब आम चुनाव हो तो जितने कम चरण में हो जाए उतना बढ़िया है। तो उसमें देखना होगा। और 7 चरण का मैं इसलिए मान रहा हूं कि इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी अपेक्षित हैं और मुझे बहुत बड़ी संभावना नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ अमूमन 2004 में भी हमने देखा और उसके बाद से अब तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ ही होते थे लोकसभा के साथ साथ। लेकिन पिछली बार ये ऐसा हुआ कि तेलंगाना का भी चुनाव साथ में होता था, लेकिन तेलंगाना ने बीच में कुछ गड़बड़ सी हो गई, उसके बाद से ये डिटैच हो गया। तो उसके 6 महीना पहले चुनाव हो जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव तो होगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव टलने के का कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सबसे मुफीद समय होता है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा जून जुलाई में, तो बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश थोड़ी सी जब थमने को होगी तो अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो यात्रा में एक बहुत बड़ा मतदाताओं का वर्ग, घोड़े, खच्चर वाले, दुकान लगाने वाले, लोगों की सेवा करने, ऐसे करके बहुत सारे लोग उधर पलायन कर जाते हैं। तो वहां वोट परसेंटेज गिर जाएगा। अमरनाथ यात्रा खत्म होगी तो वहां पर फिर फसल का मौसम आ जाएगा। फसल के मौसम जैसे खत्म होगा उसके बाद सर्दी बढ़ जाएगी और बर्फबारी आने लगेगी। तो ये सबसे मुफीद मौसम है। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को और सरकार को कह दिया कि 31 सितंबर तक आपको चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो ऐसे में लगे हाथ चुनाव के एक झटके में ही चुनाव भी हो जाएंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी खुश हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो गया। तो इसमें मुझे लग रहा है कि और इसके अलावा जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं, इसके बाद सितंबर अक्टूबर तक हरियाणा के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, इन सब के चुनाव आ जाते हैं। तो उनको भी हो सकता है कि इसके साथ ही कर लिया जाए। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है 4 से मतलब 5 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव भी घोषित हो सकते हैं, क्योंकि देश एक राष्ट्र एक चुनाव की राह पर चलता जा रहा है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस वजह से आमतौर से जो लॉ कमीशन की रिपोर्टें होती हैं वो इस तरह से, मतलब उस पर इतनी गंभीरता से सरकारें लेती तो बड़ी धूल न फांकती होती। लेकिन लॉ कमीशन की रिपोर्ट, साथ ही पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद कमीशन की रिपोर्ट, ये सारी चीजें आने के बाद अब ये लग रहा है कि सरकार गंभीरता से फिर आगे बढ़ना चाहती है। और इसी गंभीरता का एक पहलू है कि सरकार
मतलब बीजेपी ने कहा कि अब की बार 400 पार, ताकि संविधान में जो भी संशोधन करना पड़े लोकसभा और राज्यसभा में इनकी गाड़ी कहीं अटके नहीं। ठीक है संजय जी, अब जल्दी जल्दी हम चूंकि चुनाव आज तक ये जो फॉर्मेट है वो ऐसा हम लोगों ने तैयार किया कि एक एक करके पहले सभी संवाददाताओं से उनके राज्य में जो हलचल है, और सिर्फ आज ही की खबर नहीं होती है, और मकसद होता है कि एक हफ्ते में जो कुछ भी हुआ उसका निचोड़ हम दर्शकों को अपडेट कर दें। सत्येंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी मनोहर लाल को हटाया, सैनी जी को लेकर आए और गठबंधन तोड़कर और फिर से जो ये हालात अभी बने, इसके पीछे का इरादा क्या हो सकता है, ये इम्पैक्ट क्या छोड़ेगा लोकसभा में, और जो भी इनसाइड स्टोरी है उसके बारे में जरा दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, इम्पैक्ट सीधा सीधा यही है कि चुनाव की प्रक्रिया है और चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जाना है। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना जो मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, अपने मैनेजमेंट के जो फंडे होते हैं, वो पूरे आजमाती है। पूरे हरियाणा से सर्वे कराए गए, रिपोर्ट्स ली गई और उन रिपोर्ट्स में ये आ रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, जो कि पार्टी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ मतलब वही वाली मुख्यमंत्री याद होगा कि मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं और खट्टर तेरी खैर नहीं, तेरी कुछ ऐसा खैर ही। नहीं। हाँ, तो क्योंकि पीछे जितने आंदोलन हुए, चाहे जाट आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या फिर पहलवानों का मसला हो, ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में जाट वर्सेस बीजेपी हो गया है और इस पूरे प्रकरण में विलेन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे थे। तो उन सबको हटाने के लेकिन एक लिए दिन पहले ही तारीफ की थी जोरदार प्रधानमंत्री ने। हाँ, वो फेयरवेल पार्टी थी। फेयरवेल पार्टी में जब आते हैं तो किसी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं कि भई ये बहुत महान थे, ऐसे थे। तो ये मतलब ये एक तरीके से फेयरवेल पार्टी से कह सकते हैं, मनोहर लाल की फेयरवेल पार्टी थी। दूसरा आप देखिए, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या किसी अन्य राज्यों की बात करें, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो बड़े-बड़े सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, गजेंद्र शेखावत, ये वो विधायक का चुनाव लड़ाया गया था। अब यहाँ पर एक मुख्यमंत्री को विधायक पद से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये सारी रणनीति है। अब रणनीति, मुख्यमंत्री चूंकि करनाल से शहर से आते हैं, करनाल शहर से उनकी विधानसभा क्षेत्र है, तो करनाल में जाहिर सी बात उन्होंने सबसे ज्यादा काम करे होंगे, क्योंकि एक प्रेफरेंस होता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा काम करते हैं, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो। तो उन कामों का फायदा मुख्यमंत्री जानकारी मनोहर मिली कि लाल निजी को। आवास भी उन्होंने सार्वजनिक मतलब लोगों के लिए हवाले कर दिया है, कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि खट्टर साहब ने ये कुर्बानी दी है। देखिए, अब चुनाव आ रहे हैं तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और वो सिलसिला चल रहा है। अब अभी दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने भी अपनी शहादत की कहानी बताई है कि मैं तो पहले से ही तैयार था गठबंधन को लेकर। हमें पता था ये होगा। 15 दिन में मैं अपना सरकारी आवास खाली कर दूंगा, सरकारी गाड़ियां मैंने वापस भेज दी हैं। तो ये त्याग देने का समय है। चुनावों में ही देश ने आपको वैसे अपनी सुन पूरी। रखा है कि हम हाँ, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम बहुत कुछ नहीं लेंगे, ये तो लेकिन हम लोगों ने सुन रखा है। लेकिन हाँ, देखा भी है कि हाँ, हाँ, तो जी। पहले लेते हैं, अब देने का टाइम है। तो अब हरियाणा की आप समझ गए कि खेल क्या है। अब हरियाणा में जो सबसे मुश्किल है, हरियाणा में सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस वर्सेस भाजपा नजर आ रही है। तो उस लड़ाई को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि जजपा अलग चुनाव लड़े, आईएनएलडी अलग चुनाव लड़े, तो आम आदमी मास्टर पार्टी का स्ट्रोक के गठ। तौर पर माना जा रहा है क्या? जनता इसको हाँ, हाँ। एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, जनता तो अब मतदान करके ही बताएगी। लेकिन जो एक हवा होती है ना कि जब कुछ दिन पहले नायब सैनी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, तो वो वेव बनी थी, उठा था। लग रहा था कि ओबीसी बनने से जो गैर जाट वोट है वो इकट्ठा हुआ है। लेकिन जैसे ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो वेव उस लेवल पे उठ नहीं पाई। ये एक कटु सच्चाई सच्चाई है, सत्य है जो सामने हमें दिख रहा है। और अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी हमारा इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक का आपने मूड ऑफ नेशन देखा था। हाँ। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन उस मूड ऑफ नेशन में ये दिखाया कि बड़ा वोट प्रतिशत भाजपा से खिसक कर कांग्रेस के खेमे में जा रहा है। 2 सीटें मतलब लोकसभा की वोट कांग्रेस। परसेंटेज कब होगा, सीटें आ जाएंगी? हाँ, नहीं नहीं, 2 सीटें भी कांग्रेस को मिल रही है लोकसभा की। मतलब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। 8 सीटें भाजपा को और 2 कांग्रेस को जा रही हैं। तो अब वो कौन सी है? सबसे मजबूत सीट है कांग्रेस के पास रोहतक, जहां से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव में भी बड़े कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। दूसरा सीट है। अब आप देखिए, भाजपा की चुनौतियां कहां बढ़ रही हैं। एक तो गठबंधन टूट गया। दूसरा, वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह कद्दावर नेता है। उनके बेटे हिसार से सांसद हैं, विजेंद्र सिंह। उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब वीरेंद्र सिंह का भी ये कहा जा रहा है कि उचाना में बड़ी रैली करके वो भी कांग्रेस में जा रहे हैं।
तो जब चुनावों का मौसम हो और एक पार्टी में बड़े बड़े नेता जाने लगे, तो वो उनको जो मौसम वैज्ञानिक है राजनीति के, वो इस तरीके से देखते हैं कि पावर यहाँ आ रही है। तो ये अच्छा। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस में भर्तियों का सिलसिला चल रहा है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, और ये आभास भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। इसीलिए ये पूरा जो है खेल बदला भर्ती गया। लेकिन एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से वो भर्ती कहीं और निकल जा रही है ना। तमाम हर राज्य में देखे ना, कांग्रेस वाले वो बीजेपी में ज्वाइन कर ले रहे हैं, सीवी लेकर पहुंच रहे हैं। हाँ, तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये गठबंधन बनने का टूटने का खेल, और ये हरियाणा में ही नहीं है। अब बात क्योंकि पंजाब की भी आप करेंगे तो मैं पहले ही आ जाता हूँ कि पंजाब भी हरियाणा के साथ लगता हुआ है। अब दिलचस्प पहलू क्या है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेज कांग्रेस है और सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हरियाणा में गठबंधन टूटा है, पंजाब में गठबंधन बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बन जाता है। अगर भाजपा और अकाली दल का गठबंधन बन जाता है, फिर तो ये मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय। अगर गठबंधन नहीं बनता है तो वही वोट कटवा वाली सिचुएशन पंजाब में भी हो जाएगी, क्योंकि सिख और हिंदू का कॉम्बिनेशन बन जाता है अकाली और भाजपा का। तो उसमें पिछला भी आप देखें तो पिछले में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 अकाली दल के पास है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर भाजपा और कांग्रेस, माफी चाहूंगा, आप और कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन जाएगा ये गठबंधन। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हरियाणा में जजपा और बीजेपी का गठबंधन था, टूट गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पंजाब की जो भाजपा की सीट है वो गुरदासपुर सीट है, लेकिन वहां पर एंटी इनकम्बेंसी इतनी बन गई है क्योंकि वहां पर पहले विनोद खन्ना होते थे, अब सनी देओल आ गए हैं। सनी देओल जब से आए हैं वो आए ही नहीं है, मतलब वो हल्का छोड़कर चले गए हैं। गदर 2 बना ली, सब कुछ बना लिया, लेकिन वो गुरदासपुर में नहीं आए। बल्कि उन्होंने तो चिट्ठी लिखकर एक आदमी को बना दिया कि मेरी जगह इसको सांसद माना जाए और इसी से बात करो, ये तुम्हारी समस्याएं सुनेगा और इसी को सांसद मानो। तो जब पब्लिक वोट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर भी एक कैंडिडेट देना बड़ी चुनौती है। अब गदर 2 में बिजी रहे, लेकिन उधर गदर 3 चल रहा है, लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। हाँ, तो ये रहा कहीं ना कहीं। अब हरियाणा, पंजाब, अब उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का किला है, उत्तर प्रदेश है या जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। लेकिन जब हरियाणा पंजाब में आते हैं, हरियाणा में 10 की 10 सीटें थी लेकिन चुनौती बनी हुई है। पंजाब में अब भारतीय जनता पार्टी को शायद बहुत चुनौती करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चंडीगढ़ सीट है, चंडीगढ़ में किरण खेर है। अब किरण खेर का भी वही हाल है, वो डांस इंडिया डांस और उसमें नजर आती है। ज्यादा समय ले रहे हैं ना, 3 स्टेट संभाल रहे हैं ना, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तीनों का कंक्लूजन दे रहे हैं। सुरैग जी तुरंत आपके पास आ रहे हैं, गंभीर ना रहिए, ममता दीदी से जुड़ा सवाल आप पर छोड़ेंगे हम। जी सत्येंद्र, बात पूरी कर लीजिए। बस मेरी बात यही थी कि चंडीगढ़ में भी चुनौती है, क्योंकि किरण खेर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार से सांसद हुई हैं, रह चुकी हैं। तीसरा, चंडीगढ़ में अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। पवन कुमार बंसल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। पिछली बार वो 1.5 लाख वोटें सिर्फ जो आम आदमी पार्टी को चली गई थी, उसकी वजह से उनकी हार तय हुई थी। तो यहाँ पर चंडीगढ़ सीट में भी अब की बार दिलचस्प मुकाबला होगा। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से उम्मीदवार कौन होता है भाजपा का। ठीक है, कुणाल भाई निराश नजर आ रहे हैं। 2 ही रुपए पेट्रोल डीजल का जो है दाम कम हुआ है ना, फौरन आते हैं। लेकिन बिहार लिए चलते हैं रोहित सिंह के पास। रोहित, चाचा भतीजे में लड़ाई जो है वो कहां तक पहुंची है? सीटों पर जो पेच फंसी थी, 5 एलजेपी चिराग पासवान को, पशुपति पारस को राज्यपाल, या फिर बहुत कुछ सब चल रहा है, लेकिन फाइनलाइज हुई कि नहीं वार्ता? और प्लस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जानकारी रखी। आशुतोष, 2-3 फ्रंट पे यहाँ पर अभी खेल चल रहा है। 2-3 फ्रंट मतलब कि एक तो मंत्रिमंडल विस्तार वाला पूरा मामला चल रहा था, बिहार बंगाल का जो खेला है वो खत्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक तो लड़ाई, एक फ्रंट चल रहा था मंत्रिमंडल विस्तार का, तो क्यों नहीं मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। 1.5 महीने हो गए हैं नीतीश कुमार को सरकार बनाए, शपथ लिया मुख्यमंत्री का, 8 मंत्री भी शपथ लिया था, लेकिन 1.5 महीने से सिर्फ सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हो रही है, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं है, बहुत कुछ बातें चल रही थी। लेकिन आज वो भी चैप्टर जो है वो शाम 6:30 बजे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि शाम 6:30 बजे जो है वो शपथ ग्रहण होने वाला है आज
और आज 21 विधायक जो है वो मंत्री की शपथ लेंगे, जिसमें से हम जानकारी दे दें अपने दर्शकों को, 12 जो है वो बीजेपी कोटे के हैं और 9 जो है वो जेडीयू कोटे के हैं। और आज जो बीजेपी कोटे के जो लोग मंत्री की शपथ ले रहे, विधायक लोग ले रहे हैं, उसमें 6 नए चेहरे हैं, यानी कभी मंत्री नहीं बने हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो चलिए, बीजेपी जो एक नया प्रयोग कर रही है, फर्स्ट टाइमर्स को भी जो है वो मौका दिया जा रहा है। लेकिन जेडीयू के तकरीबन तमाम जो आज 9 के 9 शपथ लेने वाले विधायक, वो सब रिपीट ही हो रहे हैं। इस पहले में भी, पूर्व में भी लोग मंत्री रह चुके हैं। तो जेडीयू में कोई बदलाव नहीं है। बीजेपी में हालांकि 5-6 नए चेहरे हैं जिनको जगह दी जा रही है। तो 6:30 बजे शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद फिर मंत्री डिपार्टमेंट्स का बंटवारा होगा। तो वो एक चैप्टर चलिए बंद होगा कि और वो भी तब हो रहा है जब कल 3 बजे वो होना है, चुनावों की घोषणा होनी है। तो उससे पहले आनंद फानंद में जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाया जा रहा है। पहले उसमें बताया भी गया था जातिगत समीकरण और बहुत बिल्कुल जो चीजें हैं उसका ध्यान रखा ही जा रहा होगा। बिल्कुल फाइनल टचेस दिया गया। वैसे 3:30 बजे पहले होना था शपथ ग्रहण, लेकिन फिर बहुत लास्ट मिनट जो होता है, फाइनल टचेस दिया जाता है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बैठा के, उसके बाद करके चलिए 6:30 बजे अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सेटल हो जाएगा और तकरीबन 30 मंत्री हो जाएंगे बिहार में। 36 मैक्सिमम है संख्या जो हो सकता है, तो अभी 30 मंत्री हो जाएंगे आज शपथ ग्रहण के बाद। और 6 खाली रखा गया है भविष्य को देखते हुए। अगले साल विधानसभा चुनाव है, मौका जरूरत पड़ेगी तो किसी और को मंत्री बनाया जाएगा, तो वो जगह रखा गया है। दूसरा एक फ्रंट चल रहा है जो अब था राष्ट्रीय, हाँ वो उसी के लिए दूसरा एक फ्रंट है। हाँ, एक दिलचस्प जानकारी ये दे दूं, जीतन राम मांझी को दूसरा मंत्री का पद नहीं मिल रहा है। वो लगातार जो मांग कर रहे थे 1-1.5 महीने से कि एक और मंत्री पद दिया जाए बिहार में, नहीं तो बहुत अन्याय हो जाएगा उनके साथ। तो आज तो उनको नहीं मिल रहा है। वो एक से ही उनके जो बेटे मंत्री हैं संतोष सुमन, उसी से उनको संतोष अभी करना पड़ेगा। दूसरा उनको मंत्री का बर्थ वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो एक चैप्टर चलिए। खासियत ये अच्छी लगी कि कई जगह स्टेटमेंट उनके आए कि अन्याय हो जाएगा उनके साथ, कम से कम खुलकर मान रहे, नहीं तो और जो नेता कहते हैं कि जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। देखिए, एक चीज समझिए आशुतोष, 4 विधायक हैं जीतन राम मांझी के साथ, ये 4, लेकिन अब इनकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो बिल्कुल एक तरीके से जरूरत रही नहीं है। जब से आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक जो है ना, तकरीबन 7-8 विधायक जो पार्टी बदल के एनडीए में आ गए हैं, उसके बाद अब जीतन राम मांझी की पूछ अब उतनी नहीं रही। आज के दिन अगर जीतन राम मांझी के 4 विधायक एनडीए छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी सरकारों के फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, सरकार बनी रहेगी। तो इस चीज को समझ गए होंगे अब तक जीतन राम मांझी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। उनकी अहमियत 12 फरवरी को बहुत ज्यादा थी, जब बहुमत साबित किया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा। और याद होगा आपको कैसे विधायक गायब हो रहे थे, 2-3 विधायक बीजेपी के गायब थे, जेडीयू का कुछ विधायक गायब हो गया था, पकड़ पकड़ के लेकर उनको आया गया था किसी तरीके से आखिरी मोमेंट में एकदम, कि कैसे भी लाओ वोटिंग से पहले। और फिर उस दिन जो पूछ थी जीतन राम मांझी के 4 विधायकों की, ऑफर वाली बात भी याद होगी। नीतीश कुमार कह रहे थे, वो लालू कह रहे कि सॉरी मांझी कह रहे थे कि मुझे महागठबंधन से ऑफर मिल रहा है, मुख्यमंत्री बना देंगे, मेरे बेटे को ये बना देंगे, सांसद बना देंगे। तो बड़ा उस वक्त मांझी डिमांड थे। लेकिन जब से पाला बदला है, 6-7 विधायकों ने आरजेडी से और कांग्रेस से और एनडीए में आ गए हैं, तब से अब मांझी को भी लगता है कि उनके 4 विधायक रहे ना रहे, एनडीए में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नीतीश सरकार को। तो अहमियत उनकी थोड़ी सी कम हो गई है। इसीलिए जो मांग हो रही थी कि एक सीट और मिलना चाहिए, यानी कि एक मंत्री पद और मिलना चाहिए, वो मांग भी अब दिख नहीं रही है। अब बोलते भी कुछ नहीं है। और आज जब लिस्ट भी आ गई है सामने, तो इसमें भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, यानी कि मांझी की पार्टी को, कोई और मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। एक ही मंत्री पद उनको जो दिया गया था उस दिन, उनके बेटे जो मंत्री है संतोष मांझी, उसी से उनको फिर संतोष करना पड़ेगा। दूसरा चल रहा है, अब ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आ जाइए, सीट शेयरिंग बिहार एनडीए में क्या हो रहा है। तो परसों तक तो लगा था कि चलिए चाचा भतीजे की वजह से पूरा मामला फंसा हुआ था। दरअसल बीजेपी जेडीयू का मामला और लगभग सेटल हो चुका है, लेकिन पूरा मामला जो फंसा हुआ था चाचा भतीजे का, जो झगड़ा चल रहा था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि चिराग जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं 19-20 साबित हुए चिराग पशुपति पारस पे। और बीजेपी कोशिश कर भी रहे थे कि 20 निकले, क्योंकि पिछली बार 19 हो गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी पार्टी उनकी टूट गई थी, इकलौते सांसद बच गए थे उनके। 5-5 सांसद को लेके चाचा चले गए एनडीए में, चाचा 2 साल मंत्री बन गए। मंत्री सत्येंद्र देखिए आप लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, मौका मिलते ही ब्रेक में कुछ खा लिया है इन्होंने। नहीं
वो खाने पीने का मामला चल रहा है ना, पॉलिटिक्स बिना खाने पिए चल नहीं रहा है आजकल। वो लंबी गहरी इलेक्टोरल बात। बॉन्ड वाला जो है ना, हाँ। वो बहुत ज्यादा मामला गर्म है। तो बॉन्ड में भी यही शिकायत की जा रही है क्या कि चुपके से पीछे से कुछ खा लिया है कुछ लोगों ने। तब कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स की बात हो तो खाना पीना लगा रहता है। तो चुनाव आज तक के नहीं। दर्शकों को इसीलिए हम जोड़े रहते हैं, कोशिश होती है कि बहुत गंभीरता के साथ पूरी नेशनल इशू पे चर्चा तो हो, लेकिन थोड़े कोई हल्के ख- फुल्के भी, ताकि हर उम्र के लोग इसको जुड़े रहें, देखते रहें। जी संजय जी। कोई खा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है रोहित। एक जल्दी से हम अब दोनों, कुणाल ने अब बोल दिया और अभी सुरागनी भी वेट कर रहे हैं कि ममता दीदी को अब टॉपिक हॉट है, बिल्कुल पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं पूछूंगा। कुणाल पहले ये बता दीजिए कि सीए को लेकर जो है प्रदर्शन हो रहा है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं वो कल आम आदमी पार्टी के इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, और आज AICC के दफ्तर के बाहर भी थे, और अरविंद केजरीवाल इनको पाकिस्तानी खुलकर करार दे रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए, केजरीवाल साहब की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। आपने जब भी देखा होगा कि आवाज आ रही है आपके यहाँ से। तो अरविंद केजरीवाल थोड़ा अलग हट करके राजनीति करते हैं। 2-3 दिन पहले जब ये सीए का जो नियम है उनकी अधिसूचना आई थी, तो लगा था क्या कि इस पर बीजेपी थोड़ा फ्रंट फुट पर खेलेगी और अलग अलग जगहों पर विरोध होगा, उससे पोलराइजेशन का मामला होगा। थोड़ा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करते हैं अरविंद केजरीवाल। आपको अगर याद होगा, जब 2019 में ये सीए का कानून बना था तो दिल्ली में चुनाव होना था, 2020 के विधानसभा चुनाव होने थे, और उस समय दिल्ली में सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी है वो बैठ गए थे। शाहीन बाग का पूरा मामला आपको याद ही होगा। उस समय अरविंद केजरीवाल ने एक भी शब्द नहीं बोला लेकर था। किसी को याद हो ना हो, शाहीन बाग सबको पता है, इंटरनेशनल। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं याद दिला रहा था कि उस समय अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल कुछ नहीं बोला। वो उस समय जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करते रहे और बीजेपी को इस तरीके से घेरा कि आपका अगर हिंदुत्व का पिच है तो हमारा सॉफ्ट हिंदुत्व है, और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल भी की थी 2020 के चुनाव में, तमाम सीए के माहौल को रहते हुए। इस बार उन्होंने पूरी तरह से गेम बदल दिया है, अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल बदल दी, और ये एक तरीके से बीजेपी को भी सरप्राइज कर गई। उन्होंने जो पाकिस्तानी कार्ड खेला है कि आप जो हैं हिंदुस्तान के लोगों को तो जॉब नहीं दे पा रहे हैं, वहां रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं दे पा रहे हैं, आप बाहर से जो लोग रिफ्यूजी हैं उनको लेकर के आ रहे हैं, उनको कहां से दीजिएगा। तो ये एक तरीके से एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की। एक तो कि युवाओं को लुभाया जाए, रोजगार वाला मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, घर का मुद्दा है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक पर भी निशाना साधा जाए। अभी एमसीडी चुनाव हुआ था लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक अरविंद केजरीवाल से खिसक गया था और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया था। 2024 का चुनाव तो लड़ना ही अरविंद केजरीवाल को, वहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन है, 4 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिली हैं, 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, तो वहां तो उनको माइनॉरिटी वोट चाहिए ही। जो उनकी अग्नि परीक्षा है वो है 2025 का चुनाव, यानी जनवरी 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, वहां पर अगर मुस्लिम वोट खिसक जाता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अरविंद केजरीवाल के लिए, और ये जानते हैं अरविंद केजरीवाल। इसीलिए ये सीएए के बहाने दो तरफा वो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। एक तरफ युवाओं को और बाकी लोगों को साध रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं जो कि मुस्लिम वोटर्स की तरफ है कि आप देखिए आपके साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। उसमें कितने कामयाब होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, लोगों का वोट मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन जो कहा जाए ना कि एक सरप्राइज फैक्टर, बीजेपी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके का विरोध करेंगे और इस तरीके का एक काउंटर नैरेटिव डेवलप कर देंगे और लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो एक स्मार्ट पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग आप कहिए है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कामयाबी कितनी मिलती है ये सब कुछ थोड़ा बहुत पता चलेगा जब 2024 के चुनाव होंगे और लोगों के बीच में पार्टियां जाएंगी, लेकिन फिलहाल खेल तो चल रहा है। अच्छा, अगर डेटा की बात कर लें कुणाल, तो डेटा क्या कहता है, कितनी आंकड़े क्या होंगे, कितने तादाद होगी, वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो जो भी लोग बाहर से आए होंगे कितना प्रभाव छोड़ देंगे, जिसको लेकर बहुत खींचतान हो रही है, या फिर सिर्फ वो एक जरिया है, मैसेज बहुत ज्यादा है?
देखिए इसका मैसेज कोई रखिए। प्रभाव नहीं। 31,000 हैं जहां तक मुझे पता है। 2014 से पहले जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इसके जरिए नागरिकता के लिए आवेदन किया हुआ है, 31,000 लोग हैं। अब ये संख्या बहुत कम है, उनका कोई बहुत विशेष फायदा वोट बैंक के तौर पर नहीं होना है। लेकिन ये भी एक बात बड़ी रोचक है कि जो अरविंद केजरीवाल आंकड़ा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग 2.5 करोड़ ऐसे अल्पसंख्यक हैं जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में हैं, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसी इस तरीके के लोग हैं। अगर वो सारे के सारे आ जाएं हिंदुस्तान में तो 2.5 करोड़ एक बड़ी संख्या होती है। 2.5 करोड़ पॉपुलेशन सीधे बढ़ जाएगा। तो ये एक नंबर गेम है। हालांकि बीजेपी अब उसको काउंटर कर रही है कि हम लोग तो सिर्फ 2014 के लिए तक के लिए ही इसका कट ऑफ डेट रखा है। लेकिन ये सारी चीजें जब एक नैरेटिव बन जाता है ना, लोगों के मन में संख्या बैठ जाती है। मतलब ये आएंगे तो तार के ऊपर से, बाकी तो तार के नीचे से तो आ ही चुके हैं। बिल्कुल 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 वही है। तो तार के नीचे से जो घुस के आने वाले हैं ना, उन पर नजर है, उनका है। तो ये जो है ना, ये घुसपैठ कहीं ना कहीं लगातार अरविंद केजरीवाल भी करते हैं बीजेपी की वोट बैंक में सेंधमारी की। आपको याद होगा अभी गुजरात था तो उन्होंने कहा नोट पर लक्ष्मी गणेश छाप दीजिए। तो वो जो एक है ना, तर्क हो ना हो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ नया शगुफा छोड़ते हैं जिससे लोगों में चर्चा में बने रहे। और ये भी बात बनी रहे कि अरविंद केजरीवाल भी हैं जो एक राजनीतिक हैसियत रखते हैं, अपनी तरफ से एक राजनीतिक डेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं और लोग उन बातों पर चर्चा करते हैं। तो ये तमाम चीजें तो आपको माननी पड़ेंगी कि अरविंद केजरीवाल कामयाब हो, नाकामयाब हो, फेल हो, जैसे भी हो, आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्होंने हासिल कर लिया है। और दूसरी तरफ जैसा सत्येंद्र बता रहे थे कि पंजाब में मुख्य विरोध जो है कभी होते नहीं थे, अब बिल्कुल साइडलाइन हो गए अकालीज और इवन कांग्रेस नंबर 2 पर आ गई। तो एक तरह से तो उन्होंने अपनी भूमिका बढ़ा तो ली ही है ना। बहुत कम समय में 2012 में पार्टी बनी और 2014 में क्या, दिल्ली में देख लीजिए ना, 12 साल में ही हो गया। पार्टी नंबर 1 की पार्टी है विपक्ष के तौर पर। आप देख लीजिए, क्योंकि 4-3 का ये जो गठबंधन है, 3 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी, तो 2 नंबर पर तो कांग्रेस को ही राजधानी दिल्ली में ढकेल दिया आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। तो ये एक कला है और इस कला में माहिर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन। अभी कुछ बात हो रही थी कि गाड़ी बंगला छोड़ देंगे, यह मुझे पता था क्या कि ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल पहले कह चुके हैं। लेकिन अब लोग, जब भी गाड़ी बंगले की बात होती है निश्चित तौर पर हंसी क्यों आ जाती है? अब हंसी आएगी ना। उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने जिस तरीके का बंगला बना लिया उस पर लोग कमेंट करते हैं और ये बात होनी भी चाहिए। पब्लिक डोमेन में उन्होंने ये सारी बातें कही थी। ऐसा नहीं है क्या कि कभी हवा में कह दिया था। लेकिन अब उस सियासत से कहीं आगे बढ़ गए हैं और ये हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो सियासत अब रही नहीं, वो पीछे छूट चुकी है और उससे आगे बढ़ चुके हैं और उससे ज्यादा स्मार्ट। उनको पता है कि अब ये सब वोट नहीं दिलाएगा। अब वो अलग गेम, अलग स्ट्रेटजी, अलग रणनीति, एक एवर इवॉल्विंग रणनीति में लगे पड़े। ठीक है, सुरागनी बहुत वेट कर रहे हैं। सुरागनी, दीदी को चोट कैसे लग गई? यही सबसे बड़ा सवाल है कि कब लगी, कहां और कैसे लगी, कहां लगी। ये तो तृणमूल की तरफ से बता ही दिया जा चुका है कि घर पे लगी उनको चोट। फिलहाल से ठीक पहले लग जाती है। ये भी बहुत एक बड़ा सवाल उभर कर आता है कि 2021 में देखा था हम लोगों ने कि कैसे उनके पैर पे नंदीग्राम में दरवाजा लग गया और पूरा इलेक्शन जो है व्हील चेयर पे बैठ के गुजारा उन्होंने। और अब जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी निकाल रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि मेडिकल बुलेटिन जो है वो यही कहता है कि उनके सर पे चोट लगी। फिलहाल वो ठीक है, स्टिचेस विचेस लग गए फिलहाल। तो यही है अभी कैसे अच्छा, लगी। एक होता था फिल्मों में कि सर पर चोट लगती थी, यादाश्त गायब हो जाती थी। पुरानी फिल्मों में बड़ा खेल होता था। ऐसा कुछ तो नहीं है ना, सब कुछ अब ठीक है, अंडर कंट्रोल? नहीं, अब वैसी तो कोई अभी तक घटना घटी है नहीं और ठीक ही है। क्योंकि देखिए कल से ये पट्टी भी बहुत मोटी बंधी हुई थी। आशुतोष, जो पॉइंट आपने सामने रखा ना, आप अगर ट्विटर उठा के देख ले तो ये टिप्पणी जो है ये की जा रही है। लेकिन इसका भी बहुत लोग विरोध ही कर रहे हैं कि आप अगर किसी को चोट लगी और उनके सर से खून निकल रहा है तो ये कहना शायद जरूरी नहीं। कहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बिलो द बेल्ट भी अटैक हो ही जाता है। क्योंकि देखिए एक ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, एक स्टेटमेंट होता है किसी डॉक्टर का कि हाँ उनको चोट लगी और तस्वीर जो थी वो चोटों तो लगी, सब कुछ आ गया, पोस्ट किया गया था, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जानकारी दी गई एक्स से। लेकिन ये नहीं बताया गया कि चोट कैसे लगी। आशुतोष, मुझे ये लगता है कि
अक्सर ये खबर चलती है कांग्रेस का ममता दीदी पर हमला, मोदी का ममता पर हमला। तो ये इतने हमले हुए तो किसी हमले में तो इतने हमले में बचने के चांसेस कम होते, किसी हमले में तो चोट लगी जाएगी ना। देखिए, जो अभी तक बताया जा रहा है तृणमूल की तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से भी कि वो घर पहुंची और वहीं पे उनका पैर जो है वो स्लिप कर गया। पहले तो खबर आई कि वो ट्रेडमिल पे चल रही थी और जिस स्पीड से वो चलती हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ममता बनर्जी जब ट्रेडमिल पे, मैंने देखा भी है कि जब ममता बनर्जी ट्रेडमिल पे चलती है तो वो साड़ी पहन के ट्रेडमिल पे चलती है। तो ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये बहुत भयंकर रिस्की एक चीज हो सकता है। कहीं अगर आप देखो, साड़ी पहन के अगर कोई औरत ट्रेडमिल पे दौड़े, कहीं साड़ी का पल्लू कहीं पे अटक गया तो क्या जानलेवा एक घटना घट सकती है। तो लेकिन चुनाव तक, रैलियों तक ये चोट ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं? देखिए, पट्टी के डॉक्टर्स साथ अभी जाएगी? तक, पट्टी तो अभी है, अभी ये पट्टी कब खुलेगी यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली बार सूर्याग्नि पूरे चुनाव में जो है वो पट्टी बंधी हुई थी नीचे पैरों में, और उसका फायदा हुआ था। पॉलिटिकल जो पंडित हैं वो बताते हैं कि मतलब सिंपैथी तो मिल जाती है ना चोट के लिए। आशुतोष, हर चोट का असर लगता है कहीं ना कहीं। तो अभी देखते हैं ये जो चोट लगा है इसका असर कहाँ होता है। क्या ये एक सिंपैथी वोट मिलता है कि नहीं तृणमूल को, ये जो है ये देखिए ये सिर्फ समय बता पाएगा कि क्या। लेकिन जैसे मैंने, बीजेपी भी कह रही है ना कि जांच की और मांग कर रही है। आशुतोष, ये तो चोट वोट में, लेकिन ये कहना चोट चाह रहे वोट में कितनी तब्दील होती है ये भी देखना होगा कि वोट की चोट की वोट मिल। हाँ, देखिए इनिशियली बीजेपी का जो जितने भी रिएक्शंस आए, जितने भी, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके उनके हेल्थ के बारे में लिखा और स्टेट लीडरशिप भी, आज सुबह दिलीप घोष का आया एक रिएक्शन, वो भी था इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एक मैच्योरिटी दिखाई सारे लोगों ने। हाँ, लेकिन अभी जो इस पूरे विषय पे जो सबसे बड़ा सवाल आता है, कल रात जब डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन वो लोग पढ़ रहे थे, तब इनिशियली डॉक्टर्स ने कहा था कि एक पुश उनको आया जिसके वजह से वो गिर गई। ये एक भयानक स्टेटमेंट है आशुतोष। अगर आप देखें कि एक पुश उनको लगा और उसके बाद वो गिरी, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, और ऐसी मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर जिसके बारे में हम बात करें वो ममता बनर्जी है। पॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट एक फोर्स है ये, किसी को एक्सप्लेनेशन इसकी देने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा हुआ कि शायद किसी ने उनको पीछे से धक्का मारा तो ये भयंकर एक सिचुएशन शायद बन जाता है। लेकिन उसी के बाद डॉक्टर्स ने फिर से स्टेटमेंट दिया कि उनको लगा था कि, मतलब उनको यानी कि ममता बनर्जी को लगा था कि एक फोर्स जो है वो उनके पीछे लगा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उनको धक्का मारा था। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी, जो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कल जब ये घटना सामने घटी, वो ट्वीट उन्होंने किया, उसके बाद से करीबन 100 के आसपास कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने आ गई कि ये हुआ वो हुआ। लेकिन उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने भी साफ तरीके जल्दी से से कह ये दिया, भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए कि जो संदेश खाली का मामला है अभी वो जिंदा है या फिर थोड़ा ठंडा हो गया? देखिए, फिलहाल का जो मामला है पश्चिम बंगाल में, चुनाव से पहले वो संदेश खाली तो है ही, लेकिन संदेश खाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है सीएए का। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दो स्टेट्स पे सीएए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है वो असम है और पश्चिम बंगाल है। क्योंकि बॉर्डरिंग पूरा इलाका है बांग्लादेश के साथ, और जितने भी पलायन हुए हैं बांग्लादेश से, या तो वो लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं या तो असम में एक तरफ जैसे हमने देखा है कि विरोध हो रहा है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मतुआ समाज के लोग हैं जो बहुत सालों से सिटीजनशिप मांग रहे थे, उनमें एक बहुत ही एक उच्छ्वास है, बहुत खुश हैं ये लोग कि इतने सालों के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल बनता है आशुतोष, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ममता बनर्जी कह रही है और लेफ्ट और कांग्रेस कहती है कि जिसके पास एक वोटर आईडी कार्ड हो, जिसके पास आधार कार्ड हो, जिसके पास पैन कार्ड हो, और कई कई लोगों के पास तो पासपोर्ट भी हो, इनको एक नागरिकता दे के आप क्या साबित करोगे? इसीलिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज, ये कह रहे हैं कि सीएए पश्चिम बंगाल में एक जुमला है और एक पॉलिटिकल टूल है। आशुतोष, ठीक है, अब जल्दी एक एक सवाल, छोटे छोटे सवाल, और संक्षेप में इसको अब करेंगे क्योंकि अब समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वाइंड अप की तरफ। संजय जी, जम्मू कश्मीर
देखिए वैसे 370 प्लस हासिल करने के लिए, 400 प्लस हासिल करने के लिए एनडीए अलायंस को मिशन साउथ हर जगह एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आसार हैं वहां पर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, तो पहले और अब में जब प्रधानमंत्री अभी गए थे तो जोरदार वहां के लोगों ने, खासकर घाटी की बात कर रहे हैं, कश्मीर की, श्रीनगर, जोरदार समर्थन दिया था। उसमें महिलाएं भी हैं, हर जिले से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तो किस तरह से आप देखते हैं ये बदलाव? क्या अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां से घाटी से लहर है? क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट बिल्कुल। होगा? 370 पाने के लिए इन्होंने 370 हटाया और उसका फायदा इनको जरूर मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी जम्मू कश्मीर के दौरे से आया हूं, जिसमें हमने एक कार्यक्रम किया था कि वंदे भारत चुनाव यात्रा। तो उसमें अधिकतर लोग जो जम्मू रीजन के हैं वो तो इसको लेके बहुत खुश हैं। घाटी में भी बहुत सारे लोग जो ये जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जाहिर करेंगे तो उनको साफ साफ दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर उन पर आतंकवादियों का या अलगाववादियों की तरफ से खतरा भी हो सकता है। लेकिन वो अंदर से ये खुश हैं कि इस वजह से यहाँ पर रोजगार आ रहा है, अमनो अमान बढ़ा है और पर्यटक आना शुरू हुए, पर्यटन जो उनका मुख्य उद्योग है वो बढ़ा है। तो इससे लोगों को ये खुशी तो है, खास करके महिलाओं में भी इस बात को लेकर ये संतोष दिखाई पड़ता है। और बहुत बड़ा तूफान राजनीतिक पार्टियां खड़ा नहीं कर पाई इसको लेकर, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर काफी अहम भी है। और हाल के कुछ दिनों के पहले जो पता चल रहा था कि फारूक अब्दुल्ला का भी हृदय परिवर्तन हो गया है, कुछ दिन पहले उनका वीडियो चला था, उसमें राम जी के गाने गाते हुए, राम भजन गाते हुए, तो उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, विरोध के स्वर उतने तीखे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि चुनाव का माहौल आएगा तो कुछ न कुछ तो लोग पूंछ पर खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको लेकर अब 370 हटाने के लिए उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। निगेटिव इफेक्ट तो ये ढूंढ कर लेकर आएंगी विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। आम आदमी भी वहां पर जिसका रोजी रोजगार चल रहा है, तो उसे भी बहुत ज्यादा इसमें पड़ा हुआ नहीं है कि 370 का उनको पॉजिटिव असर ही ज्यादा पता चल रहा है। लेकिन आने वाला समय क्रुशियल तो होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ होंगे, तो राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी होंगे, तो स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाएंगे। ठीक है सत्येंद्र, आप चूंकि हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के लिहाज से थोड़ा बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए इस वक्त क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, क्योंकि लंबे वक्त से कांग्रेस बेचैन है, उनके जो लीडर्स है स्थानीय बेचैन है कि वो जल्द से जल्द सत्ता में वापस आए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है क्योंकि मुकाबला कड़ा है, दिलचस्प नहीं है, काफी कड़ा ही है, वन साइडेड भी कह सकते हैं, क्योंकि 370 दावा किया जा रहा है, 400 दावा किया जा रहा है, उसके बीच कांग्रेस कहां टिकती है अपने अलायंस के साथ? देखिए, अगर हिमाचल से शुरुआत करें तो हिमाचल आप समझिए कि 4 सीटें हैं। चारों की चारों सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन एक बाई इलेक्शन में कांग्रेस सीट जीत गई। लेकिन हिमाचल में नई सरकार बनी है, 1 साल हुआ है, तो नई सरकार बोला जा सकता है उसे। कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन बावजूद उसके लोकसभा में ऐसा लग रहा है कि चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है। अनुराग ठाकुर है, मजबूत कैंडिडेट हैं। सुरेश कश्यप को शिमला से दे दिया है, 2 सीटें अभी मंडी बचती है। हो सकता है मंडी में कंगना रनौत को उतार दिया जाए, तो हिमाचल का रण बड़ा भारी होने वाला है और पहाड़ी राज्य है। और हिमाचल में अगर आप देखें, विक्रमादित्य हैं जो खुद कांग्रेस के पास बने हुए हैं। विक्रमादित्य वही हैं जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या भी गए थे। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि बहिष्कार कर दिया था कि हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन विक्रमादित्य पहुंचे थे वहां पर। तो यहाँ पर कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है, और प्लस में सरकार एक तरीके से कोई करिश्मा नहीं कर पाई, तो लग रहा है कि यहाँ तो कांग्रेस को घाटा होगा। पंजाब की अगर आप बात कर लीजिए, तो पंजाब में कांग्रेस की लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी सब 6 सीटें आज भी कांग्रेस के पास हैं लोकसभा की। 1 सांसद आम आदमी पार्टी का है, 3 बीजेपी के हैं, 2 अकाली दल के हैं। तो अकाली दल और भाजपा अगर गठबंधन नहीं बना पाते हैं तो नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका फायदा अब कांग्रेस लेती है या फिर आम आदमी पार्टी लेती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने सारे हैवीवेट जो मिनिस्टर्स हैं उनको लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। चंडीगढ़ की मैं आपको बता ही चुका हूं कि अभी कांग्रेस के तो लग रहा है कि पवन कुमार बंसल ही होंगे, लेकिन किरण खेर रहेंगी या नहीं रहेंगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। यहाँ अच्छी सिचुएशन नहीं है। हरियाणा की आप बात करें तो हरियाणा में भी अब की बार मुकाबला होगा। पिछली बार तो खाली मैदान था। है कि किरण खेर को रिप्लेस किया जा सकता है? कंगना रनावत आती है तो क्या स्थिति
हाँ संजय जी फिर से। कंगना राणावत अगर आती हैं तो क्या स्थिति बदली हुई लग रही है क्या? नहीं, अगर कंगना रनावत आती है तो फिर आम आदमी पार्टी में तो अभी राघव चड्ढा जी की नई नई शादी हुई है, तो वो भी परिणीति चोपड़ा खेला कर तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड वर्सेस समझौता हो बॉलीवुड। चुका है। नहीं, लेकिन यहाँ पर समझौता हो चुका है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। अच्छा तो यहाँ पर लग रहा है कि पवन कुमार बंसल और कांग्रेस जो भाजपा का कैंडिडेट है वो शायद बाहर से ही होगा। ठीक है, रोहित आप जुड़े हैं क्या, आवाज आ रही है? चलिए हम रुक कर लेते हैं कुमार कुणाल का। कुणाल, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों पर भरोसा ना करके सिर्फ उसमें मनोज तिवारी को रख लीजिए, उन पर भरोसा प्रकट किया, ये जो बदलाव है जनता किस तरह से इसको देख रही है और पॉलिटिकल पंडित इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो एक कहावत थी ना कि घर के सारे बदल डालेंगे, तो इन्होंने घर के सारे बदल दिए। 7 में से 6 तो बदल दिए और एक मनोज तिवारी रह गए हैं। तो अब कहा जाता है कि उनकी जरूरत तो पूरे देश में है बीजेपी को, तो शायद मनोज तिवारी उसी नाम से बच गए। लेकिन ये एक दोधारी तलवार है। एक तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है कि शायद जो सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ये एक फैक्टर तो रहेगा, क्योंकि जो विपक्ष है, विरोधी हैं, वो ये जरूर कहेंगे कि आपको क्यों बदलने की जरूरत पड़ी, अगर अच्छा काम कर रहे थे तो आप रहने देते। उसमें बड़े नाम भी थे, जैसे जिनको लाया गया था, गौतम गंभीर को, हंसराज हंस को, जो स्टार आप कहिए कैंडिडेट थे पिछली बार में, दोनों को एक एक मौका मिला, उसके बाद उनको बदल दिया गया। बड़े नाम है, जैसे आपको हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम है, उनको बदल दिया गया। रमेश बिधूड़ी जो कि विवादों में थे, आपको याद है क्या कि संसद में किस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, प्रवेश वर्मा थे। तो ऐसा नहीं है क्या कि जिनको बदला गया वो कमजोर कैंडिडेट हैं। 2 चीजें डिपेंड करेंगी, एक तो कि जो जिन्होंने रिप्लेस किया है उसमें एक बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, जिन्होंने मीनाक्षी लेखी को रिप्लेस किया है, वो एक बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि उनके साथ लिगेसी एक जुड़ी हुई है सुषमा स्वराज की, और बोलने चालने में उनका अपीयरेंस भी सुषमा स्वराज से मिलता है और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उनसे मेल खाती है। तो ये तो एक मुझे लगता है कि वहां बांसुरी स्वराज अभी जो चुनाव प्रचार है उनकी अच्छी शुरुआत भी हुई है, सोमनाथ भारती वहां उनके मुकाबले हैं, तो देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी जगहों पर अब रामवीर सिंह बिधूड़ी को दिया गया है, रमेश बिधूड़ी का टिकट काट करके, वहां भी भारी पड़ रहे हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, क्योंकि उनकी जो पकड़ है और वो पुराने पॉलिटिशियन है, तो उनके सामने सही राम पहलवान है, वो उनको अगर जीत हासिल करनी है तो एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी रामवीर सिंह बिधूड़ी की जगह पर। लेकिन कई सारे फैक्टर्स काम करेंगे, ये एक लौता फैक्टर नहीं होगा कि आपने क्यों बदला। और कई जगहों पर अच्छे चेहरे दिए हैं बीजेपी ने, तो कई जगहों पर कमजोर भी चेहरे दिए हैं। इनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है इस समय दिल्ली के। ठीक है सुरैग्नि, आप जल्दी से ये बता दीजिए कि 2019 और 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, कितना बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और टीएमसी के लिहाज से, अंतर कहां हो रहा है? क्योंकि फोकस सबका अपना अपना है, तो सीटों के समीकरण को और लोगों के मुताबिक जो स्थानीय जनता वहां पर देख रही है, समझ रही है, जो माना जा रहा है, तो वो लहर क्या बताती है? देखिए, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होता है जब आप एक साथ 42 सीटों के कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर कर दो और उनके साथ आप रैंप वॉक करो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हो कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हम तैयार है, हमारी कैंपेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कट टू अभी अगर आप बीजेपी की तरफ देखो तो पहला लिस्ट उनका जब निकला तब 20 कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे उनका आया था। उनमें से जितने भी नाम थे ये सारे के सारे हैवीवेट या तो एमपीज हैं जिन्होंने जीता था, परफॉर्म किया था, कई तो मंत्री भी बने, फॉर एग्जांपल नीतीश प्रामाणिक या फिर शांतनु ठाकुर, और ऐसे ऐसे एमएलए थे जिन्होंने टफ सीट निकाला है इस बार, यानी कि 2021 के चुनाव में जो टफ सीट जो है वो निकाले हैं, उनको भी कंटेस्ट करने के लिए बीजेपी के तरफ से इस बार चुनाव पे डाल दिया गया है। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना लिस्ट निकाल दिया, उसके कई दिन बाद फिर बीजेपी का दूसरा लिस्ट निकला, लेकिन उस लिस्ट में भी पश्चिम बंगाल के जो बाकी के 22 जो सीटें हैं, जिनमें कई सीट तो बीजेपी 2019 में जीती भी है, फॉर एग्जांपल मिदनापुर का सीट है जो दिलीप घोष जीत चुके हैं, वो वाला अभी तक सामने आया नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में साथ में ही थे, कवरेज कर रहे हैं।
हाँ जी, ये गलियारों में ये बहुत भयंकर चर्चा है कि क्या आज की स्थिति में बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में 42 टफ कैंडिडेट्स देने के लिए कैंडिडेट्स हैं कि नहीं है। एक बहुत नहीं, वो सवाल इंटरेस्टिंग चीज तो बता। ममता बनर्जी पे भी उठ रहा है ना। वो अब किस नाम से, अब जो बारी बारी कहती हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, तो खुद बाहर से कैंडिडेट उतार रही हैं। चर्चा का विषय तो एक ही है। देखिए उनका ये स्टैंड पॉइंट है कि बाहरी उनके ये बाहरी कॉन्सेप्ट जो है ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा डायनामिक लॉजिक है। मतलब हर किसी के पास इसका एक डिफरेंट लॉजिक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कभी कभार तृणमूल के लिए बाहरी वो है जो बाहर से आता है और उनको लगता है कि वो बंगाल के लिए कुछ नहीं करेगा, बंगाल के विरोध, बंगाल को डिस्ट्रॉय करेगा। ये उनका स्टैंड पॉइंट है। लेकिन वो जब बाहरी किसी को, फॉर एग्जांपल एक शत्रुघ्न सिन्हा को 2022 में जब चुनाव लड़ाते हैं बाबुल सुप्रियो की सीट से आसनसोल से और जितवाते भी है वहां पे, या फिर एक कीर्ति आजाद को दुर्गापुर में जब फील्ड करते हैं, तब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये वो लोग हैं जो देश के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और ये अच्छे लोग हैं और ये आकर यहाँ पे लोगों के साथ जो है अच्छा काम करेंगे और बंगाल को तो रोशन करेंगे और देश का नाम भी और चार चांद पे लेके जाएंगे। तो बाहरी वाला जो लॉजिक है ये बहुत ही मतलब पर्सपेक्टिव बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक सिंपल लाइन पे इसका डेफिनेशन फिक्स्ड है कि बाहरी वो है जो बाहर से आता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मतलब सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं और सबके अपने अपने एग्जांपल है कि अपने हिसाब से सूट क्या कर रहा है उसको हम पैराशूट दे दें। ठीक है, मैं इस पे खत्म करूंगा मैं ये लाइन बोलकर कि कहीं ना कहीं ये बाहरी वाले कॉन्सेप्ट इस लॉजिक पे ना बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही बार बार फंसते भी हैं। वो खुद ही ये इन्वेंट करते हैं और जब कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ काम कर लेते हैं तब इसमें वो खुद ही फंसते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पवन सिंह को आप जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आप जब लेके आए और एक दिन के भीतर, एक दिन भी नहीं 12 घंटे के भीतर वो ट्वीट मैंने ही फॉरवर्ड करके ब्रेक किया था, तो मुझे याद है कि पवन सिंह फिर कहता रहे कि हम चुनाव लड़ब, यू टर्न ले लेकिन कहां से और किसके सिंबल से, ये भी सवाल है। तो इसमें बीजेपी और तृणमूल ये बाहरी के कॉन्सेप्ट पे और लॉजिक पे ये लोग कंटेस्ट भी करवाते हैं और फिर फंसते भी है। आशुतोष, तो भोजपुरी से ध्यान है अब। संजय भैया, भोजपुरी में चलते चलते फाइनल कमेंट। मैं यही कहना, जो बाहरी की बात थी और जिस पर सूर्याग्नि ने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया, तो मैंने कहा कि परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन राजनीति है कि वो अलग अलग हिसाब से उसमें रिएक्ट करती है। आदमी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है जो अपने को सूट करता है। अगर मक्खी दूध में गिर जाए, भोजपुरी में कमेंट करेला भोजपुरी के दर्शक सभी के चुनाव आज तक बहुत बड़े लोग, भोजपुरी के दर्शक बहुत बड़े लोग, सब केहू के जोड़े के पड़ी। और इस चुनाव आज तक तो हर जगह से लोग जुड़ल बा पवन सिंह के चर्चा के लिए, तो भोजपुरी आवेला हमरो तुम बता देनी। हाँ ना में तो ई बाजे मक्खी अगर दूध में गिर जाला तो लोग दूध के फेंक देवेला, लेकिन जब घी में गिरेला तो मक्खी के उठा के फेंक देवेला। तो कौनो घी के नहीं खे फेंकर, मक्खी चूस बन गई बारे। तो यही होता है, खेल है ना, ये जो सियासत का खेल है ना, ये बड़ा मक्खी चूस वाला खेल है। यहाँ पर ना जब जिससे रस निकलता है, आप देखिए कई सारे लोग, यहाँ मतलब का खेल है, जब मतलब है तो सबके यार हैं। अभी पशुपति नाथ पारस का एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रोहित है नहीं, जब काम था तो उनको मंत्री भी बनाया और अभी आज चिराग वोट दिला रहे हैं और लग रहा है कि ज्यादा बड़े नेता बन गए हैं, बीजेपी के ज्यादा काम आएंगे, तो साइड लाइन कर दिया गया है, उनकी पूछ भी नहीं है। तो ये है इन लोगों जी इन लोगों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए एक शेर है कि जब वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू था हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हो कि तुम्हारा नाम नहीं। क्या बात, क्या बात। ये अभी जो चल रहा है बिहार में, मैं बिहार से हूं तो इसलिए कई बार बिहार की पॉलिटिक्स पर भी थोड़ी अपनी कमेंट्री हो ही जाती है। बिहार की खासियत अभी जो मांझी साहब है, मुझे लगता है कि अगर चंद्रपा भी मैच करा दिया जाए तो जो ऑडियंस, जो वहां पर पब्लिक जो जाएगी, उसमें से 50% बिहार से लोग मिलेंगे। बिल्कुल। तो मांझी साहब की जो अभी नाव जो है ना, उसको पतवार मिल नहीं रहा है, उनको एक मंत्री बनाना था, नहीं बन पा रहे हैं। ये समय का खेल है, जैसा रोहित कह रहे थे कि 12 फरवरी को उनकी पूछ थी, आज उनकी कोई पूछ तक नहीं पकड़ रहा है। तो ये दिक्कत है, ये समय का खेल है, समय बहुत बलवान होता है, तो महीने भर में किस तरीके से फिजा बदल जाती है। इसीलिए राजनीति में कह रहा हूं कि चुनाव आया है,
अभी से हम बहुत सारा आकलन कर लेते हैं कि इसको इतना सीट मिलेगा, उसको उतना सीट मिलेगा। चुनाव आते आते महीने भर में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, बहुत सारे चेहरे बदलने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दे बदलने वाले हैं, और उनके साथ हमको इसीलिए मजा आता है कि उतार चढ़ाव जो होता है ना, वो बहुत एक तरीके से जो वो जॉय राइड हम करते थे ना, जब ऊपर जाते थे तो बहुत मजा आता था, तो नीचे आते थे तो बड़ी सांस फूलने लगती थी। उस तरीके का कुछ मजेदार राइड होने वाला है अगले 1-1.5 महीने। सब बदल जाते हैं, नहीं बदला तो आज तक। पहले भी हमेशा से सटीक खबरें पॉलिटिकल दिखाता था, और अब भी सटीक खबरें, और ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म दर्शकों के लिए और कहां। खुलकर बातचीत होती है, खुलकर जानकारी पहुंचाई जाती है, हंसी ठिठोली के साथ, गंभीरता को भी समझते हुए, गंभीर खबरों को भी हम बहुत संवेदनशीलता और अच्छे तरीके से, सलीके से पेश कर देते हैं। मुझे लगता है इसी नोट पर वाइंड अप करें, संजय जी, इजाजत? तो देखिए, हमारे साथ देश भर के हमारे आज तक के वरिष्ठ जो सहयोगी हैं, संवाददाता इस मंच पर जुड़ते हैं और आप सभी को अपडेट करते हैं। पूरे हफ्ते तक जो भी बड़ी खबरें होती है उसको विश्लेषित करते हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल जुड़े हुए थे, पश्चिम बंगाल से सुराग्नि जुड़े हुए थे, दिल्ली से ही संजय शर्मा जुड़े हुए थे, हमारे साथ चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान जुड़े हुए थे, और पटना से जुड़ा रहन रोहित सिंह। हम सबके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, फिर से आपसे होगी मुलाकात। लाइक करना और सब्सक्राइब करना चुनाव आज तक को कतई ना भूलें। फिर से नमस्कार।